दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने 7 AM 7 PM सीरीज़ के डे 3 का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ क्या है इसके बारे में बता दूं। ये मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे एक सीरीज़ चलाया है जिसमें मैं रोज़ आप लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जिसको आप लोग अच्छे तरह से अटैम्प्ट भी करते हैं। और उस क्वेश्चन को मैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो लोग उसमें गलत किए हैं वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख सकें और उसे सुधार सकें। तो फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जुड़े हैं उस चैनल के साथ, जो नए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे उन्हें लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। इससे आप ही लोग का बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यदि 5-6 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप यदि अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसका आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन जान रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और धीरे 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 आप लोग धीरे धीरे सब कुछ समझते भी जाएंगे और फाइनली आप लोग सक्सेस गेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पूछा था वो था कि किसी भी LC ट्रांजैक्शन में कौन कौन पार्टी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट इन्वॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए एक्सपोर्टर कर रहा है, ऑप्शन बी देखिए इशूइंग बैंक कर रहा है, ऑप्शन सी एडवाइजिंग बैंक कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है द ओपनिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द बेनिफिशियरी कंट्री हु हेल्प सोर्स बैंक फॉर इशूइंग बैंक। तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि LC ट्रांजैक्शन में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ओपनिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहा गया है, ठीक है। आखिर क्यों करेक्ट डी आंसर, आइए देखते हैं। देखिए, पार्टीज़ जो LC में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेंट, जिन्होंने LC के लिए अप्लाई किया है, जिन्हें LC की ज़रूरत है। दूसरे हैं इशूइंग बैंक, जो LC को इशू करेंगे। तीसरे हैं एडवाइजिंग बैंक, हमने एडवाइजिंग बैंक के बारे में डिटेल में समझाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। फिर चौथे हैं कन्फर्मिंग बैंक और पाँचवें हैं हमारे नेगोशिएटिंग बैंक। तो दोस्तों, ये सब हमारे पार्टीज़ हैं। तो ज़रा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को देखिए, तो ये सब तो आते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ओपनिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो नहीं आते हमारे LC में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने पूछा था आप लोगों से कि UCPDC 600 क्या है। तो ऑप्शन को देखिए ज़रा। ऑप्शन ए कह रहा है सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल टू CC ट्रांजेक्शन, मतलब एक ऐसा रूल का सेट है जो कि केवल कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन बी कह रहा है सेट ऑफ रूल हैविंग 500 आर्टिकल्स, एक रूल का सेट है जिसमें 500 आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सेट ऑफ रूल फ्रेम बाय ICC गवर्निंग LC बिजनेस ग्लोबली, ये एक रूल है, रूल का सेट है जो कि ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सेट किया था, ठीक है, जो कि LC बिजनेस को ग्लोबल बेसिस पे गवर्न करता है। और चौथा ऑप्शन है कि सेट ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल गवर्निंग LC बिजनेस इन इंडिया ओनली, मतलब ये ऐसा रूल का सेट है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन ये गवर्न करता है LC बिजनेस को भारत में केवल। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं UCPDC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। UCPDC का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब होता क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये एक रूल का सेट है जो कि ICC ने फ्रेम किया है, लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व है दोस्तों। तो ये जो नियम है वो सभी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो UCPDC 600 इज़ अ सेट ऑफ रूल framed by ICC governing LC business globally, so it governs global business, fine. So the correct answer to this question is option number C. So fine, so it is set of rule framed by ICC governing LC business globally. Okay, it is not confined only to India, it is confined, it is applicable to the globally. So that's why the correct answer to question number 2 is option number C. Okay, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि IEC नंबर किस लिए रिक्वायर होती है दोस्तों। तो जरा ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कर रहा है इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, ऑप्शन बी कर रहा है फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री विद कस्टम्स, ऑप्शन सी कर रहा है अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी कर रहा है रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव अब्रोड। तो IEC नंबर होता क्या है दोस्तों, IEC नंबर को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहते हैं दोस्तों। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर का क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या कैपिटल गुड को इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होता है, या कोई बिल ऑफ एंट्री यदि कस्टम के साथ फाइल करना है उसके लिए ज़रूरत होता है, या कोई हमको अंडरटेकिंग लेना है किसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का उस लिए होता है, या हमें किसी रिलेटिव से गिफ्ट लेना है उस लिए होता है। आइए समझते हैं। जो भी पर्सन है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, जो कि इंगेज है किस चीज़ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी आदमी या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में इंगेज है, उसे अप्लाई करना होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। ध्यान दीजिएगा,
किसे अप्लाई करना होता है? कोई भी पर्सन हो, कोई भी फर्म हो या कोई भी कंपनी हो जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो उसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर को ऑब्टेन करना होगा। किससे ऑब्टेन करना होगा दोस्तों? DGFT से। DGFT क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन। मतलब एक्सपोर्टर भी आएगा और इम्पोर्टर भी आएगा, दोनों को ये नंबर, ये इम्पोर्टर कोड नंबर लेना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये कोड नंबर देता कौन है? DGFT देता है। चलिए, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि इम्पोर्टर कैपिटल गुड को इम्पोर्ट तो करता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी कैन प्रेजेंटली बी अलाउड टू एक्सपोर्टर इन इंडिया एट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ। देखिए क्या कर रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन को। आप जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो एक्सपोर्टर हैं तो आपको कुछ क्रेडिट चाहिए, आपको कुछ एडवांस पैसा चाहिए, तो फॉरेन करेंसी में चाहिए। लेकिन तो फॉरेन करेंसी में जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा वो अभी अलाउ है एक्सपोर्टर को इन इंडिया एट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ। तो उसका ब्याज दर क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपको यदि उधार में पैसा देगा तो वो तो ब्याज लेगा ना आपसे। तो वो ब्याज जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसे सिंपल भाषा में समझिए, वो ब्याज जो है वो किससे लिंक है? लिवर से लिंक है या BPLR से लिंक है या क्या है? तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं कहानी को। देखिए ऐसा है कि इसे हम लोग PCL कहते हैं, पैकिंग क्रेडिट लिमिट कहते हैं। कोई भी एक्सपोर्टर भारत के अंदर यदि वो बाहर से पैसा लेना चाह रहा है अपने एक्सपोर्ट को करने के लिए, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या मैन्युफैक्चर प्रोसेस, और भी ढेर सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए यदि कोई एक्सपोर्टर पैसा लेना चाह रहा है विदेश से फॉरेन करेंसी में, तो उसका जो रेट डिसाइड होता है वो लिंक्ड होता है हमारा लिवर से। लाइबॉर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिव रेट। ठीक है दोस्तों, तो पहला बात आपको ये ध्यान रखना है, किससे लिंक होता है? लाइबॉर से लिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो ऐसे ही हट गया, यहाँ कर रहा है BPLR, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, तो ये तो गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब ए और सी में से कौन सा होगा वो समझते हैं। देखिए RBI ने क्या किया था, RBI ने रिसेंटली नहीं, 5-6 साल हो भी गया, सीलिंग रेट जो था ना एक्सपोर्ट क्रेडिट पे उसे चेंज कर दिया था। पहले ये था लाइबॉर प्लस 200 BPS, लेकिन अब उन्होंने 150 BPS और बढ़ा दिया, तो उस सीलिंग रेट अब कितना हो गया है? लाइबॉर प्लस 350 BPS। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग समझ गए कि लाइबॉर क्यों लिया गया है, और लाइबॉर यदि लिया गया है और उसमें कितना BPS एडिशन है? 350 BPS एडिशन है। तो कोई भी एक्सपोर्ट क्रेडिट यदि लेना चाह रहा है फॉरेन करेंसी में, तो उसका जो ब्याज दर होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? लाइबॉर प्लस 350 BPS, ये ध्यान रखना है आपको, ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट हो गया है गलती से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ये जो कि मैंने पूछा था आप लोगों से कि पैकिंग क्रेडिट लोन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए एकदम डिटेल में समझेंगे सभी चीज़ों को, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और आप लोग कुछ नया चीज़ जो लोग नहीं समझे उसे समझते भी चलेंगे। देखिए पैकिंग क्रेडिट लोन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इज़ अलाउड अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। दूसरा ऑप्शन है कैन बी अलाउड टू लोकल मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाई ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है इज़ अनदर मोड ऑफ फॉर फाइनेंसिंग एक्सपो इम्पोर्ट। चौथा ऑप्शन है कैन बी अलाउड इन लोकल करेंसी ओनली। तो दोस्तों पूछ रहा है कि पैकिंग क्रेडिट लोन आखिर किसके लिए चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 को ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट बिल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे ही भी अलाउ है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर यदि है तो उसे ये लोन मिल सकता है, किस चीज़ के लिए? गुड को सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तीसरा कह रहा है कि केवल एक मोड है इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, मतलब आप कोई सामान मंगाना चाह रहे हैं तो आपको ऑब्वियस ही बात है पैसा तो देना होगा उसके लिए, तो वो पैसा आपको ये लोन दे देगी। और चौथा ऑप्शन है कैन बी अलाउड इन लोकल करेंसी वाली। आइए सबसे पहले PCL को समझते हैं दोस्तों। PCL क्या है? PCL है एक तरह से एक्सपोर्ट क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला ही वर्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मैं बेस्ट मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, मतलब ऑप्शन को देखिए कि किस तरह वो सही नहीं है, और जो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? PCL क्या इम्पोर्ट क्रेडिट है? बिल्कुल नहीं, PCL एक एक्सपोर्ट क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन नंबर आप ऑप्शन नंबर आप देखिए, थर्ड नंबर ऑप्शन को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंसिंग इंपोर्ट। तो ये तो गलत है ना दोस्तों, इंपोर्ट से PCL को कोई मतलब ही नहीं है। PCL को किससे मतलब है? एक्सपोर्ट से मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 3 को इस तरह हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। ये तरीका आपको अप्लाई करना है दोस्तों प्रॉब्लम को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त।
This tool will be proved to be immensely useful while solving these types of problem. Okay, so the option number 3 has been eliminated because PCL is related to export and not to import. ओके, और देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि पीसीएल एक एक्सपोर्ट क्रेडिट है, ठीक है। ये कौन देती है? ये बैंक देती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस स्टेज पे देती है? ये प्री शिपमेंट स्टेज पे देती है। दोस्तों दो स्टेज होता है, एक होता है प्री शिपमेंट स्टेज, एक होता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। मैंने इस पर डिटेल लेक्चर बनाया है। एक लेक्चर प्री शिपमेंट पे पूरा न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था और एक लेक्चर पोस्ट शिपमेंट पे पूरा न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ जाके समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए क्या है कि ये लोन या एडवांस बैंक देती है, किसी एक्सपोर्टर को देती है ताकि वो रॉ मटेरियल से गुड्स को मैन्युफैक्चर करे और भी प्रोसेसिंग करे उस गुड्स का। चलिए अब देखिए पीसीएल का जहाँ तक बात है, ये जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट है, इसे हम लोग पैकिंग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। ये लोकल करेंसी में भी हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। दोस्तों इसका जो पिछला क्वेश्चन था आप ज़रा देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यही तो है पीसीएल हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी एक्सपोर्टर भारत में वो यदि क्रेडिट लिमिट लेना चाह रहा है फॉरेन करेंसी में तो वो ले सकता है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है केवल भारतीय करेंसी में ही होगा? ये फॉरेन करेंसी में भी होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 को ज़रा पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है? कैन बी अलाउड इन लोकल करेंसी ओनली। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। पीसीएल को हम लोग फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं, और जो पीसीएल को हम लोग फॉरेन करेंसी में लेते हैं उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है पीसीएफसी लोन, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से आप लोग चीज़ सीख भी रहे हैं, नया नया चीज़ सीख रहे हैं, और जो लोग जानते होंगे उन लोगों को तो रिवाइज हो रहा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भी इस तरह हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब जरा आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और वर्ड लिखा हुआ है, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो ये जो एडवांस होता है ना दोस्तों, ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का पार्ट है, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस का पार्ट नहीं है। आप मैकमिलन का बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ कुछ हेडिंग दिया हुआ है, एडवांस अगेंस्ट दिस, एडवांस अगेंस्ट दिस, उसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है। उसमें ये भी देखेंगे आप कि जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो एडवांस दिया जाता है कंसाइनमेंट बेसिस पे, वो पोस्ट शिपमेंट्स होता है, प्री शिपमेंट नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, या जो मैं इनडायरेक्ट तरीके से आप लोगों को समझाया बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 को अच्छे तरह से समझ लिया। अब तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, गलती से मैंने यहाँ 5 लिखा है। EEFC अकाउंट कैन बी मेंटेन। EEFC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। चलिए नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी, तो इसका जो करेंसी होगा वो तो फॉरेन करेंसी ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, बाय इंडिविजुअल रिसीविंग ग्रांट्स इन रुपीज़ फ्रॉम अब्रोड अगेंस्ट FCRA। ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है बाय कंपनीज गोइंग फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है बाय कंपनी हैविंग इम्पोर्ट ऑफ गुड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है बाय रिसीवर्स ऑफ इनवार्ड रिमिटेंस बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। सबसे पहली बात, फिर से वही मेथड में अप्लाई करूँगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। आपको ध्यान रखना है कि ये जो EEFC अकाउंट होता है वो कोई भी बिजनेस के लिए, वो कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी कंपनीज़ हो, वो अपने बिजनेस के लिए इसे मेंटेन करती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है कि ग्रांट इन रुपीज़ फ्रॉम अब्रोड, ये बिल्कुल गलत है। वो बिजनेस को उसे करना है, ना कि उसे ग्रांट रिसीव करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है, बाय कंपनीज हैविंग इम्पोर्ट ऑफ गुड। फिर से देखिए दोस्तों, ये एक्सपोर्टर अकाउंट है, एक्सचेंज अर्नर एक्सपोर्टर अकाउंट। तो इम्पोर्ट से इसे कोई मतलब नहीं है, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए नहीं होता है दोस्तों ये, ठीक है। ये बड़ा एक्सपोर्ट बेसिस पे ये होता है ट्रेड करने के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए नहीं। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बाय रिसीवर्स ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए आज। उम्मीद है आपको इन 6 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और आपके दिमाग में इसे नोट कर लें और इसे कहीं लिख भी लें, अपना नोट्स प्रिपेयर करने साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा 7 AM 7 PM सीरीज़ डे 3 का सेशन यही समाप्त करता हूँ मैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, सो दैट कि वो लोग जो है उस फेसबुक ग्रुप में जो मैं डेली का डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। इससे आप ही का फ़ायदा होगा। आप एक बार अटैम्प्ट करेंगे, फिर मैं समझाऊँगा तो आप देखेंगे कि हाँ मेरा कहाँ गलती है, मेरा कहाँ सही है। तो फ्रेंड्स चलिए इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि पसंद आया हो लेसन तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।